क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में या यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस एवं अन्य पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या किसी भी अन्य पीसीएस या फिर जनरल कंपटीशन में भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि रेलवे, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं अन्य कोई भी जनरल कंपटीशन या पीसीएस में भी रिपीट भी होते रहते हैं ये, क्योंकि आर्ट्स क्वेश्चन है तो ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सीरीज। चलिए देखते हैं। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ये सही होगा। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। ये नहीं था, ये गलत था। तो आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, इसलिए यहाँ पे सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, खेड़ा में महात्मा गांधी जी द्वारा 1918 ईस्वी में। किसान आंदोलन एवं किसान सभा देख लेते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, कौन सा था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था तथा 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सी हो जाएगा। इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र थे, मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 1918 में स्थापित किसान सभा की स्थापना से संबद्ध जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था? किसानों द्वारा ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसान को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित कहाँ किया था? तो अवध में किया था। ये आंसर हो जाएगा। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। किसान नेता और प्रभाव क्षेत्र। सहजानंद सरस्वती कहाँ से थे? तो सहजानंद सरस्वती बिहार से। ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, तो तीसरा इसमें है बी में। ठीक है, खुदाई खिदमतगार तो NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब बी का खुदाई खिदमतगार का चौथा हो जाएगा। और
स्वामी स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर इसका। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद जुड़े थे। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया तथा अप्रैल 1936 के लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन था। डी आंसर हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। डी हो जाएगा आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण था। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन। सी हो जाएगा आंसर, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बी आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बी आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। सी आंसर हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। 3 से 6 जुलाई 1948 को अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का संविधान अंगीकार किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। अतः स्पष्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। 1948 में, 50 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ठीक पहले 2 साल पहले किया था।
इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे किसान आंदोलन के साथ। सूची सुमेलित करना है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह में कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय, भारतीय किसान विद्यालय से एनजी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी से फजलुल हक, और बकास्त संघर्ष से कौन जुड़े थे? तो बकास्त संघर्ष से जुड़े थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। बकास्त संघर्ष से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। और बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांगे थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। ए आंसर हो जाएगा। पहले अगर 50% दिया जाता था तो 1/3 देने का यहाँ पे मांग था, जो काश्तकार या बटाईदार थे उनके द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये आप लोग को पता है। ए आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किसमें निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में। ये आप लोग को पता है। डी आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा की उपाधि, ठीक है, बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था 1928 में, 1928 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बारदोली सत्याग्रह में 1928 में। बी आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ विनोबा भावे ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? कौन सा एक उससे संबद्ध था? पोचमपल्ली था। सी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना का पोचमपल्ली इलाका से भूदान आंदोलन, ठीक है, पोचमपल्ली। सी। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव ही भूमि दान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी
भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। सी आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ए। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। ठीक है। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो वीपी भाटिया ने की थी। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वीपी भाटिया ने। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। 1918 ईस्वी में की थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। सी आंसर हो जाएगा। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। ये आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में। इसके कौन थे अध्यक्ष? तो लाला लाजपत राय थे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब? तो 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो लाला लाजपत राय ने की थी। पता है आप लोग को। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये आंसर हो जाएगा। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. राय थे। एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। एम.एन. राय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम.एन. राय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम.एन. राय थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। सी आंसर हो जाएगा।
ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939 था। बी आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 1939 था। बी आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। बी आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, इसीलिए रोष उत्पन्न हुआ था। क्योंकि बिना दलील, बिना कानून के ही इसमें बिना किसी को भी जेल में करने का रॉलेट एक्ट इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, इसलिए रोष उत्पन्न हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। 1919 के रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। बी आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया था। बी आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होती थी। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर अधिकृत था। ये सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। ये सही है। ये सही है। ये पहला रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था, पहला सही। और कौन सा? रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, तो ये भी
सही है। दूसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो साइमन कमीशन के आगमन, ये साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था और ये 1919 के घटना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी आंसर है, 1 और 2 सही हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सी आंसर हो जाएगा। जब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट उस समय यहाँ का वायसराय भारत का लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के मध्य भारत का वायसराय रहे थे। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था, क्योंकि इसमें किसी भी बिना वकील व दलील के ही जेल में बंद कर दिया जाता था। व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था। ये आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। बी आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन किया गया था भारत में गांधी जी द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने बोला था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। डी, लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। रॉलेट एक्ट का ही नाम था अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। 1919 में जो लाया गया था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। 1919 में जो बना था रॉलेट एक्ट का बनना। बी आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई थी। ठीक है, किसके विरोध में जुटे थे लोग? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। वहीं डायर ने गोली चलवा दी थी। लगभग 1000 लोगों की जान गई थी। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। ठीक है, 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। भी आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो सी, अमृतसर में हुआ था।
काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। डी आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्यों जमा हुए थे? तो किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। बी आंसर हो जाएगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण जो ऑनर उनको दिया गया था भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी सरकार को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो आप लोग को पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी आंसर हो जाएगा। किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो आप लोग को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। ठीक है, नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। शंकरन नायर ने। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सर शंकरन नायर ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उसी के विरोध में सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। अगर सेशन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई दोस्त वैसे हों तो उनको शेयर भी कर दीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का उपयोग कर सकें और मेरा भी हौसला अफजाई हो सके और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को और बनाया जा सके आप लोगों के लिए ताकि तैयारी में मदद हो सके। सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि त्याग दी गई थी। निम्न घटनाओं का सही क्रम दिए गए कोट से खींचिए। तो सही क्रम क्या है? डॉक्टर सतपाल का बंदी बनाया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार, 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, ये पहले हो जाएगा। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और दिसंबर में 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर में हुआ था। तो ये आंसर हो जाएगा। हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। किस लिए की गई थी हंटर कमेटी की नियुक्ति? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के
बाद किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आगे भी इस तरह की उपयोगी वीडियो और भी सब्जेक्ट का या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी हो और भी उपयोगी वीडियो लाया जा सकता है अगर आप लोग को पसंद आए तो। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। टी आंसर हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो ऊधम सिंह ने ओ डायर को मार डाला था। सी आंसर हो जाएगा। ऊधम सिंह ने लंदन में मारा था। किसको मारा था? तो सर माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, सर माइकल ओ डायर को मारा था। सी आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को लिख दिया गया था। बी आंसर हो जाएगा। 1919 का जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था इस समय वायसराय। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1919 में वायसराय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो जलियांवाला बाग का नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो किसको? जलियांवाला बाग का नरसंहार को। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो दी रॉलेट एक्ट। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो सी हो जाएगा, दी रॉलेट एक्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो और लाया जा सके और आप लोग की तैयारी में मदद की जा सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।